बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये हमारा बॉयलर साल्ट के सिलसिले में एयर कंप्रेशन टेक्नोलॉजी के मतलब हमारा लेक्चर नंबर 36 है और आज हमारा मौजू है एयर कंप्रेसर्स का तारुफ और पिस्टन कंप्रेसर्स। ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो शायद पहले नहीं बताया, ये जितने लेक्चर हो रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक़ नहीं है। जो कोई ये समझे कि इन लेक्चर से मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग कर लेगा वो गलत है। अगर कोई ये तवक्को करके लेक्चर सुन रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यानी ये इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और वो जो डिज़ाइनिंग से मैं वो हो जाऊँ, ये सिर्फ टेक्नीशियनों को और ऑपरेटरों को जो है ना नॉलेज गेन करने के लिए है, ताकि उनको प्लांट को प्रोसेस को समझने में आसानी हो और वो मेंटेनेंस का काम, ऑपरेशन का काम इजीली कर सके, आसानी से कर सके। तो ये मैं ज़रा आपको वजाहत कर दी है। ये कोर्स बड़े इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये इसमें कोई बड़ी कम टेक्नोलॉजी नहीं दी जा रही, ये आम अवेयरनेस के लिए है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। कंप्रेस्ड एयर की पैदावार में किस किस्म के कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं, ये सवाल है। कंप्रेसर एक ऐसी मशीन होती है एयर या गैस को दबाकर प्रेशराइज्ड करके हवा का वॉल्यूम कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस वजह से उन्हें एयर या गैस कंप्रेसर्स कहते हैं। गैस कंप्रेसर की स्टडी हमारा मौजू नहीं है, ये इसमें CNG शामिल है, ये हमारा मौजू नहीं है क्योंकि ये जो है अलग मौजू है। कंप्रेशन से एयर या गैस का प्रेशर टेम्परेचर दोनों करते हैं। प्रेशर को बरकरार रखने के लिए एयर या गैस को किसी तरीके से कूलर या एक्सचेंजर के ज़रिए ठंडा कर लेते हैं। अगर कंप्रेस्ड एयर किसी बारीक नोज़ल से तेज़ी से खारिज करें तो इससे प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। कई ज़रूरियात के लिए इससे फ़ायदा उठाया जाता है। अपनी मशीनरी और वर्किंग के हिसाब से कंप्रेसरों के कई इकसाम है, यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझाया गया। ये कंप्रेसर्स में ये कंप्रेसर की किस्में में ये है कंप्रेसर और ये किस्म पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये है डायनामिक। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आते हैं, जिसमें पिस्टन कंप्रेसर है, ये ज़्यादा इस्तेमाल है। रोटरी कंप्रेसर है, ये जो है ना वो रोटेशन में ये तरीके से चलते हैं। रोटेशन में रोटरी कंप्रेसर में आगे आ जाते हैं दो किस्में। ये एक स्क्रू कंप्रेसर्स हैं जिस पर हम थोड़ी सी आगे बहस करेंगे। रूट ब्लोअर्स हैं, ये इतने बताते हैं कि ये भी कंप्रेसर हैं, ये कहीं इस्तेमाल होते हों तो मुझे इल्म नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग ये कंप्रेसर्स आते हैं, इसकी आगे किस्में हैं। रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, नॉन लुब्रिकेटेड स्पेशल टाइप होते हैं, लुब्रिकेटेड, मल्टी सिलेंडर वाटर कूल्ड, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। ये कंप्रेसर्स जो है ना ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। और यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि पॉजिटिवली एयर को आगे धकेल ले जाना। जैसे ये कोई मिसाल दे सकता है, कोई झाड़ू देता है तो वो फर्श पर पानी है, पानी पर झाड़ू देता है तो पानी को आगे धकेल कर एक साइड पर करता है, नाली की तरफ फेंकता है, तो ये वो है। और दूसरे ये कंप्रेसर के डायनामिक हैं। डायनामिक कंप्रेसर्स में ये जो है ना सेंट्रीफ्यूगल या एक्सेल टाइप में आते हैं। ये इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले भी हैं और रेडियल वाले भी हैं और फिर मल्टी स्टेज है, सिंगल स्टेज है। ये ज़्यादातर इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हैं। कुछ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स भी हैं होते हैं जो ज़्यादातर गैस टरबाइन में इस्तेमाल होते हैं। गैस टरबाइन का वो हिस्सा होते हैं, गैस टरबाइन के से अलहदा नहीं होते। गैस टरबाइन से ही वो एक्सियल कंप्रेसर्स ये जो है ना कंप्रेस्ड एयर आगे भेजते हैं टरबाइन को, और फिर वो जो है ना आगे बर्नर जलते हैं। बर्नर जल के उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर वही रहता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वही एनर्जी उसमें आगे ये जो है ना गैस टरबाइन चलती है, वही जनरेटर को कन्वर्ट होती है। लेकिन ये तो खैर बरसबील तज़किरा बात कर दी, तो ये हमारा ये मौजू नहीं है। हम ये जो है ना अभी रोटरी और पिस्टन कंप्रेसर तक अपने आप को महदूद रखेंगे, आगे हम जिक्र करते हैं। पावर हाउसेज और ऐसी दीगर इंडस्ट्री में एयर कंप्रेसर ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं सफाई के लिए, कुछ टूल्स ऑपरेट करने के लिए
और कंट्रोल वाल्व्स को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पावर हाउसेज में ज़्यादातर यही है। तो कुछ दीगर इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर पिस्टन और स्क्रू कंप्रेसर ही इन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तमाम ये जो जिनका जिक्र पिस्टन स्क्रू कंप्रेसर्स, ये वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज पर वो इक्विपमेंट नहीं चलाए जाते। ज़्यादा 440 वोल्ट या 380 वोल्ट पर चलाए जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का किसी जगह वो जो है ना 3000 वोल्ट भी चलाए हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बड़े हैवी कंप्रेसर के लिए, इसलिए हम अपनी स्टडी को यहीं तक महदूद रखें। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बहुत ज़्यादा फ्लो जो है ना डायनामिक होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो, हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज होते हैं। यानी हाई वोल्टेज मोटर से चलते हैं, हाई प्रेशर होते हैं और हाई फ्लो होते हैं। ये ज़्यादातर फर्टिलाइज़र, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांटों में इस्तेमाल होते हैं। ये रिफाइनरी और फर्टिलाइज़र में बहुत सारी कंप्रेस्ड एयर, वेरी 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 हाई फ्लो कंप्रेस्ड एयर वो प्रोसेस में खप जाती है। ये जैसे ये फर्टिलाइज़र बनाते हुए, यूरिया खाद बनाते हुए, तो ये कंप्रेस्ड एयर वो जो है ना सेकेंडरी रिफॉर्मर को फीड की जाती है, तो वहाँ वो हाइड्रोजन बनाने में काम आती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन में हिस्सा लेती है। यही के ये जो जनरेशन आगे हिस्सा लेती है। तो ये जो है ना वो वहाँ एयर का किसी जगह से नहीं निकलती, कोई वो खप जाती है। तो उस खपने के लिए हमें ज़्यादा हाई प्रेशर एयर और हाई फ्लो एयर चाहिए होती है, थोड़ी एयर से गुजारा नहीं होता। आगे हम बढ़े, रोटेशन और पिस्टन कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के ज़िम्मे में आते हैं। इनमें कंप्रेस होने वाली हवा एक स्पेस में खींची जाती है, यानी हवा को या तो एक स्पेस में धकेला जाता है या खींची जाती है, दोनों काम होते हैं। और फिर कंप्रेस करके स्पेस को काफ़ी कम कर दिया जाता है। टर्बो कंप्रेसर को डायनामिक कंप्रेसर कहते हैं, जो हमने पहले जिक्र किया। इनमें हवा को एनर्जी मुहैया करने की तेज़ी के साथ एक गोल स्पेस में घुमाया, एक्सेलरेट किया जाता है। फिर इसको एयर को मुहिती सरकमफ्रेंशियल यानी इर्द गिर्द मुहित की तरफ एक छोटे सुराख से निकलने का मौका दिया जाता है। उसकी वेलोसिटी, जो एयर की वेलोसिटी बढ़ चुकी होती है, प्रेशर में तब्दील हो जाती है। हवा को रोक रखने से इसका प्रेशर बढ़ता है। ये आगे हमने एक ड्राइंग में वजाहत की है। पहले भी की है कुछ। ये पिस्टन कंप्रेसर है, ये टर्बो कंप्रेसर है। टर्बो में रेडियल है और एक्सियल है। रेडियल मीन्स वो सेंट्रीफ्यूगल है और एक्सियल है। ये पिस्टन कंप्रेसर है, ये मज़ीद हमने तशरीह की है। ये पिस्टन कंप्रेसर में रोटेशनल कंप्रेसर है, लिफ्टिंग पिस्टन है, ये स्क्रू कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग है, लमेला और क्रॉस है। ये स्पेशल किस्म के कंप्रेसर हैं। ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जिनका बहुत कम फ्लूइड रिंग वाले होते हैं, फ्री पिस्टन वाले होते हैं, रूट्स वाले होते हैं, मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो ये तो हमारा कंप्रेसर का जिक्र था। ये आगे एक ड्राइंग है, लेकिन ये अभी हम इसका तज़किरा नहीं करेंगे, ये बाद में आपको समझाएंगे। अभी हम ये जो है ना, मैं पिस्टन कंप्रेसर्स के मतलब एक जायज़ा तहरीर करें। सवाल है, पिस्टन कंप्रेसर में एक या ज़्यादा पिस्टन सिलेंडर या सिलेंडरों में एक ही सिमत को सीधा लीनियरली मीन्स इन ए स्ट्रेट लाइन हरकत करते हैं। सिलेंडर के अंदर ये हरकत आगे पीछे होती है, यानी सिलेंडर के अंदर ये हरकत लीनियरली सीधी होती है। पिस्टन आमतौर पर क्रैंक पिनियंस के ज़रिए चलाया जाता है, नीचे क्रैंक शाफ्ट के ज़रिए चलाया जाता है, जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट से मुंसलिक होता है। एक क्रैंक शाफ्ट के साथ 5 तक कनेक्टिंग रॉड मुंसलिक किए जा सकते हैं। कंप्रेसर के ज़रिए इनलेट और आउटलेट ऑटोमेटिक एयर वाल ऑटोमेटिक ज़रिए खुलने और बंद होने वाले वाल के ज़रिए हरकत की कंट्रोल की जाती है। ऐसे पिस्टन कंप्रेसर भी मौजूद हैं जिनमें एक या ज़्यादा कई सिलेंडर होते हैं। ये जिनके लिए वी या डब्ल्यू शेप के सिलेंडर खास तरतीब में कंसीव किए जाते हैं। इसके अलावा एक खासियती फ़र्क कंप्रेशन स्टेजों का एक से ज़्यादा होना है। एक डबल स्टेज पिस्टन कंप्रेसर बलहाज वर्किंग ऑपरेशन दर्जे झेल पार्ट पर मुश्तमिल बनाते हैं।
तो उसमें डबल स्टेज सक्शन फिल्टर होता है पहले, यानी हवा जहाँ से गुजरती है वो उस हिसाब से सक्शन फिल्टर होता है, इनलेट वाल्व होता है, फिर वो आउटलेट वाल्व या हवा का जिससे वास्ता पड़ता है, दरमियान में ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर में से हवा पहुँचती है, वो जिसका इधर तस्करा नहीं किया गया वो कोई करना इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। इनलेट वाल्व होता है, फिर सिलेंडर होता है, फिर वो आउटलेट वाल्व होता है, फिर इसमें से पहली कंप्रेशन स्टेज होती है, अगर ये ज़्यादा स्टेज वाला, फिर पहली कंप्रेशन स्टेज के बाद इंटरमीडिएट कूलर होता है, फिर दूसरी स्टेज होती है, फिर और एक उसमें क्रैंक शाफ्ट होती है, ये सबको ये सिस्टम को ऑपरेट करती है। अभी जो भी बयान किया जा रहा है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, जनरली हम आपको तो मालूमात दे रहे हैं, अमली तौर पर मशीनें इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जब अमली तौर पर आप कंप्रेसर को फॉल्ट ठीक करते हैं तो आपको बहुत सारे उलझाव से वास्ता पड़ता है, बहुत सारी उलझनें आती हैं। ये सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, ये जो वो प्लांट ऑपरेटर और छोटे टेक्नीशियन पर काम कर सकें, वरना ये हाईली किस्म का इंजीनियरिंग वर्क है जिसके लिए बड़ी किस्म का अच्छे किस्म एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए। होता यही है कि लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ खोलने, लेकिन जो ही मशीन बदलती है कोई और मशीन आती है वो इस तरह से खड़े थे जैसे किसी सहरा में खड़े हैं, तो ये असल प्रॉब्लम इसको दूर करना है, तो वो उनको उसको नहीं समझ सकते। अच्छा, कुछ सिंगल स्टेज कंप्रेसर के बारे में ये हो गया, इसमें सिलेंडर बराबर साइज़ का होता है या होते हैं, एक ही सिलेंडर वाला होता है, एक ही होता है या होते हैं, एक ही सिलेंडर की वजह कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा सिलेंडर ज़्यादा मिकदार प्रेशराइज एयर मुहैया करते हैं। हवा सक्शन फिल्टर से गुजरने के बाद सब सिलेंडरों को मुहैया की जाती है, यानी सबसे पहले सक्शन फिल्टर लगाया जाता है। सक्शन फिल्टर से ही हवा जो है ना, फिल्टर्ड हवा कंप्रेसरों को सिलेंडरों को मुहैया देती है। तो इसका मतलब यह है कि फ़िल्टर से कचरा डस्ट वगैरह फ़िल्टर पर रह जाती है। बाद के मराहल है कि फ़िल्टर को तब्दील करना, ये आगे हम बात करेंगे, और बाद में एक ही डिस्चार्ज लाइन में डाली जाती है। ये कंप्रेसर ज़्यादा वॉल्यूम और कम प्रेशर की हवा मुहैया करने के लिए मौजूद होती है। कोई डबल कंप्रेसरों के बारे में, पहली स्टेज में हवा एक इब्तदाई दर्जा तक कंप्रेस होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट कूलिंग के बाद ये कूलिंग हवा आम हवा या कहीं पानी के कूलर से बैरूनी लाइन को ठंडा करके की जाती है। फिर उसे सेकंड सिलेंडर को पहुँचाया या भेजा जाता है। सेकंड स्टेज का सिलेंडर वॉल्यूम और डाया पहले वाले के लिहाज से कदरे छोटा होता है, क्यों इसका ताल्लुक पहले सिलेंडर फाइनल सिलेंडर प्रेशरों की निस्बत से होता है, क्योंकि पहले सिलेंडर के इंटरमीडिएट कूलर के बाद एयर वॉल्यूम कम हो जाता है। ऑटोमेटिक कम्पैक्ट वाल्व दोनों सिलेंडर के इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करते हैं। दोनों स्टेजों के अपने अपने आउटलेट प्रेशर के तल्लुक को जानने और समझते हुए सिलेंडर का साइज इस तरह से रखना पड़ता है हर एक को यकसा ही मैकेनिकल वर्क करना पड़े और क्रैंक शाफ्ट पर खिंचाव ना पड़े, दबाव ना पड़े, खिंचाव ना पड़े और टूट न जाए। सिलेंडर की वी शेप की और पिस्टन की पहली दूसरी स्टेज सिलेंडर के बराबर वजनी रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसलिए क्रैंक शाफ्ट पर काउंटर वजन डाल के मदली तरीके से मास बैलेंस कायम रहता है। डबल स्टेज पिस्टन कंप्रेसर बनिस्बत सिंगल स्टेज कंप्रेसर के फी मकाब मीटर एयर के लिए कम दर्जे की कारकर्दगी दिखाते हैं। पहली स्टेज के दौरान जो इंटरमीडिएट कूलिंग की जाती है उसे कंप्रेसर का वॉल्यूम कम हो जाता है। इस तरीके से ये आइसोथर्मल कंप्रेशन भी छूट जाता है। अमली तौर पर इस तरीके से सिंगल स्टेज के मुकाबले में डबल स्टेज के लिए एक ही मोटर से काम लेने पर जो मैकेनिकल काम में बचत होती है वो 10 बार प्रेशर तक से 20% का ही मुहैया इजाफा करता है। अगला एक और फ़ायदा सिलेंडर स्पेस में टेम्परेचर की कमी का भी होता है। देखा गया डबल स्टेज कंप्रेसर से उस सूरत में मुफीद रहते हैं अगर प्रेशर 15 बार हो और यूनिट बड़ा हो, फिर उसे मुस्तकिल चलाया जाए, यानी बीच में वो गैप न दिया जाए, उससे झटका पड़ता है। डबल स्टेज कंप्रेसर की तरह ज़्यादा स्टेज के मल्टी स्टेज कंप्रेसर भी बनाए जाते हैं। इससे प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है जबकि सिलेंडर का साइज़ घटता जाता है। हर सिलेंडर प्रेशर के साथ मजबूत सिलेंडर मटेरियल का तकाजा करता है। इसके लिए मजबूत और हल्का वजन के लिहाज से मटेरियल दरकार होता है। इसके अलावा इंटरस्टेज कूलरों की भी जरूरत पड़ती है। CNG कंप्रेसर कई स्टेजों के होते हैं, यानी ये जो CNG स्टेशन वो क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर वो गैस कंप्रेसर पिस्टन कंप्रेसर हम आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर या फिर डीजल इंजन से चलाते हैं। ये जो जिस चीज़ से चलाई जाते हैं
उसको प्राइम मूवर कहते हैं। ये कई लोग उसको ड्राइवर भी कह देते हैं, तो प्राइम मूवर भी कहते हैं। कभी कभी स्टीम इंजन से भी चलाई जाती हैं या छोटी स्टीम टरबाइन से भी चलाई जा सकती है। ड्राइव यूनिट से कंप्रेसर तक फोर्स की मुंतकली क्लच के ज़रिए डायरेक्ट भी होती है, या फिर लचकदार मैकेनिकल तरीका का इस्तेमाल करते हुए वी बेल्टों के ज़रिए भी होती है, बेल्ट या बेल्टों का तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। आगे असल में अब हम अमली तौर पर ये थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं पिस्टन कंप्रेसर कैसे काम करता है। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर, पिस्टन की आखिरी हद जहाँ तक ये ऊपर को जा सकता है, नीचे को हरकत करता है, कंप्रेशन स्पेस में सक्शन पॉइंट प्रेशर की प्रेशर कम होता जाता है। इस वक्त इनपुट वाल्व खुलता है या खुल जाता है और कम प्रेशर की वजह से सक्शन साइड से आने वाली हवा से सिलेंडर की कंप्रेशन स्टेज बढ़ती जाती है। ये जो है ना, थोड़ा सा यहाँ एक बात का मैं इजाफा कर दूँ, ये जो कुछ मैं अभी पढ़ रहा हूँ या बता रहा हूँ हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े। वो इस वजह से है कि क्योंकि ड्राइंग नहीं है। अब ड्राइंग को सामने करते हैं तो ये नहीं, तो ये दोनों चीज़ें सामने आमने सामने नहीं आ सकती। तो दोनों चीज़ें, तो ये आपके लिए बेहतर है कि जैसे हम ड्राइंग को समझाएंगे, आप अपने हिसाब से उसको ड्राइंग को देखें, इसको स्टडी करें, उसको देखें, दो एक बार स्टडी करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब पिस्टन आप बात करते हैं, पिस्टन ऊपर को सफ़र करता है, कंप्रेशन स्पेस में प्रेशर बढ़ता जाता है, यूँ इसका प्रेशर सेक्शन साइड में बढ़ता है, इनपुट वाल्व बंद हो जाता है, प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है ताकि आउटलेट प्रेशर से कदर ज़्यादा है। अब आउटलेट वाल्व मुकम्मल खुल जाता है और कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज लाइन में दाखिल हो जाती है। या अगली स्टेज होने की सूरत में इंटर स्टेज कूलिंग को चली जाती है, जबकि अगली स्टेज पर यही अमल मुख्तलिफ प्रेशर पर इसी तरीके से दोहराया जाता है। ये डिस्चार्ज ता वक्त के उस वक्त तक जारी रहता है कि पिस्टन डेड सेंटर को पहुँच जाता है। पिस्टन का डाउन तरफ सफ़र के बाद सिलेंडर प्रेशर तेज़ी से कम हो जाता है, फिर से आउटलेट वाल्व बंद हो जाता है। अब टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर की कैलकुलेशन के लिए ये एक अंदाज़ा किया गया कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ता है और मालिक्यूल को तंग जगह पर मजबूर होता है, मालिक्यूल तो आपसे टकराओ टेम्परेचर बढ़ने से ज़ाहिर होता है। इस दर्जेदार मसावात से ज़ाहिर करते हैं। इसमें T2 मीन्स फाइनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो हमने पहले टेम्परेचर का बताया, इसमें ये एब्सोल्यूट लेना है, इज इक्वल T1, ये भी एब्सोल्यूट लेना है, P2/P1। P2 मीन्स बाद का प्रेशर, P1 पहला प्रेशर है, इसको वो रेसिपी ऊपर इसकी पावर है K-1K, इसमें K का K 1/382 1/4 है, ये आपने लेना है, ये वैल्यू इधर ले। ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसरों में फाइनल स्टेज में प्रेशर को कंप्रेशन टेम्परेचर काबू रखता है। मतलब ऊपर वाली हद ऑपरेटिंग कंडीशन के दायरे है, जबकि जर्मन एक्सीडेंट रोकथाम कवानीन ये रूल्स हैं के तहत ये हद 160 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड है। नतीजे टेम्परेचर की हद में रहते हुए चार्ट में सादा तखमीना दिया गया, इसमें फाइनल प्रेशर स्टेज का खिलाफ है। ये जो है ना, ये इन कंप्रेसरों के लिए मसलन ये है, अगर आपने 10 बार तक प्रेशर बनाना है सिंगल स्टेज पर बनाना है। अगर आपने 6 से 40 बार है, यानी ये 10 बार तक, ये 6 इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी ये जो है ना वो 2 स्टेज कंप्रेसर लगाकर ईजीनेस पैदा की जाती है। 6 से 40 तक 2 स्टेज और फिर 20 से 250 तक 3 स्टेज, 120 से 350 4 स्टेज, 200 से 450 तक 5 स्टेज कंप्रेसर तैयार करना पड़ता है। एयर कंप्रेसर में हर स्टेज कंप्रेशन के बाद एयर को ठंडा करना जरूरी है। कुछ फिजिकल फैक्टर की वजह से कंप्रेशन के दौरान ड्राइविंग एनर्जी हीट की सूरत में इंतकाल करके सामने आती है। ये लाजमी तौर कंप्रेशन से आती है, इस हीट को ख़त्म करना जरूरी होता है। सादा फ़ज़ाई पानी, हवा या पानी से ही काम लिया जाता है। सादा डिज़ाइन की वजह से फ़ज़ाई हवा को कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए फिन्स टाइप अरेंजमेंट करते हैं, ये छोटे छोटे से फिन्स लगाए जाते हैं। आपने ये फिन्स मोटरसाइकिल के सिलेंडर पर देखे होंगे। ये जो है ताकि हवा ज़्यादा टकराए और वो मेटल फैल जाए और ताकि जल्दी ठंडी हो जाए, जो हीट रेडिएट करती है। ये बेसिकली अंदर की हीट रेडिएट करते हैं, हवा उसको ठंडा करते हैं। लेकिन हैवी कंप्रेसरों के लिए वाटर कूलिंग से इस्तेफादा हासिल करना ज़रूरी होता है। ये तो था कंप्रेसरों का जिक्र। आइए हम थोड़ा बहुत ड्राइंग की स्टडी करते हैं।
ये एक हमने ड्राइंग दी गई है सिलेंडरों की। तो सिलेंडरों की ड्राइंग में ये देखें, ये एक पिस्टन है, ये क्रैंकेज घूम रही है, ये इस तरीके से चल रही है, ये चल रही है। तो ये यहाँ से ये कनेक्टिंग रॉड होता है जो यहाँ नहीं दिखाया गया, तो ये पिस्टन ऊपर को हरकत करता है। तो जब ये यहाँ से ये नीचे को आया तो ये इनलेट वाल्व खुल गया। अब जब इनलेट वाल्व खुल गया तो ये फिन्स हैं, ये उसकी वो हीट को ठंडा करेंगे। यहाँ हवा टकराती रहेगी, या तो आम छोटा फैन कंप्रेसर है, आम हवा ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ फ़ैन लगाना पड़ेगा और इसको ठंडा करेगा। तो ये टकराती, ये पिस्टन जब रोटेशन से यहाँ जाएगा तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। तो ये जो है ना वो जो ये अब पिस्टन ये ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया, एक डेड पॉइंट से ऊपर निकल गया है। ये डेड पॉइंट यहाँ था, डेड पॉइंट से ऊपर निकल गया, ये वाल्व खुल गया, तो ये आउटलेट एयर इधर चली गई है। तो ये जो है ना फीचर ऑफ स्प्रिंग स्टील, ये इस वाल्व की तशरीह दिखाई गई है कि डिज़ाइन में इस किस्म का होता है। तो वो इस किस्म का जो पत्रियाँ होती खुल जाता है, ये जो दरमियान में इसी से हवा खारिज हो जाती है। ये एक सादा सा वो आपको तरीका समझा। ये आगे स्प्रिंग है, ये वाल्व को दबा कर रखता है। ये तो होता यही है कि इनलेट एयर इधर आती है, इनलेट एयर उस वक्त आती है जब पिस्टन है ये यहाँ पहुँचता है ना, ये जिस जगह कर्सर है ये फिर पहले फिनिश के पास, तो उस वक्त वाल्व नहीं खुलता, तो वो फिर डेड नीचे आता है। ये तकरीबन डेड पॉइंट है, ये डेड पॉइंट पर आता है। तो डेड पॉइंट पर आता है तो ये अंदर वाले हिस्से पर एक वैक्यूम पैदा होता है। वैक्यूम पैदा होने का मतलब ये यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, जबकि इधर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। उस हवा के प्रेशर से ये वाल्व खुल जाता है और ये सिलेंडर सारा हवा से भर जाता है। अब हवा से भर जाता है तो हवा, ये पिस्टन नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है तो हवा इसमें बढ़ती चली जाती है। अब ये पिस्टन ऊपर जाता है अगले रोटेशन, जब ऊपर जाता है तो ये डेड पॉइंट तक जाता है तो दोनों वाल्व बंद होते हैं। दोनों वाल्व बंद होते हैं, इससे ये होता है कि हवा कंप्रेस होकर प्रेशराइज्ड हो जाती है। जब ये फाइनल इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, यानी ये पहले फिनिश पर, तो प्रेशर ये जो है ना कुछ वाल्व की रेंज से ज़्यादा हो चुका है, तो वाल्व को खोल देता है। यानी जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज लाइन प्रेशर है उससे ये प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, स्लाइटली ज़्यादा है, तो ये वाल्व खुल जाता है। तो ये यहाँ आगे लाइन कनेक्टेड होती है, लाइन पे चला जाता है। ये एक और ड्राइंग में हम देखते हैं। ये ज़्यादा वजाहत है। ये इसमें देखें सक्शन वाल आया है, ये सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन आया तो ये अब दोनों वाल्व दोनों साइड पर वाल्व पर है, तो ये मैक्सिमम हाइट पर है ये पिस्टन। ये अब ये पे आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब ये यहाँ आया तो यहाँ वाल्व खुलने को है, ये वाल्व खुलने का, तो ये यहाँ वैक्यूम पैदा होना शुरू हुआ। वाल्व खुलने का नतीजा ये यहाँ जब आ गया तो वाल्व खुल गया, यानी मैक्सिमम वाल्व खुल चुका है, यानी हवा मैक्सिमम बढ़ गया। अब ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने को है, तो यूँ ही ये पिस्टन ऊपर को करेगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। तो ये अब ये यहाँ जाएगा, इस जगह ये प्रेशर जो है बाहर की डिस्चार्ज लाइन थोड़ा सा ज़्यादा है, वो प्रेशर इसको खोलने के लिए काफ़ी है। पिछले जो है ना ड्राइंग में आपने देखा होगा, यहाँ एक स्प्रिंग होते हैं जो उसको मेंटेन करते, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये एक कैम शाफ्ट भी होती है, वो भी कई मरतबा कंट्रोल करती है। कैम शाफ्ट ये होती है कि इसके रास्ते को, वाल्व को बंद करके रखती है, उस वक्त ज़रूरत के वक्त कैम परे हट जाती है। ये एक अंडे की तरह की होती है, तो ये वो कंट्रोल करती है। यही सिलेंडर वो डीजल जनरेटरों में भी इस्तेमाल होते हैं इस किस्म के, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपको समझाएंगे। ये जो है ना,
यहाँ हमारे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। तो ये थोड़ी सी ना आप लोगों को थोड़ी सी समझाना ये था कि आप लोग तवज्जो से चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये कोई वो क्या एंजॉयमेंट वाली बातें नहीं हैं, लेकिन आपकी नौकरी का रोज़ी का दारोमदार है। याद रखें कि ये जो दुनिया की हुकूमतें हम पर कर रही हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, उनका रोप उसी वजह से है। वो अगर हम जो है ना उनसे कोई थोड़ी बहुत वो जो है ना सही तरीके से डील नहीं करते तो वो अपना माल रोक लेते हैं और हमें मोहताज कर देते हैं। तो वो फिर हम मजबूर हो जाते हैं उनसे लेने। तो उसका इलाज यही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी सीखें, अपनी समझ आई करें। तो वो तो खैर लंबी चौड़ी बातें हैं, मुल्की मसाइल हैं, लेकिन आपके अपने घर के मसाइल के लिए आप सीखेंगे, आप अच्छा जानेंगे तो आपकी रोज़ी बढ़ती चली जाएगी। आपके वो जो मालकान आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कदर करेंगे, क्योंकि उनको मुनाफा ज़्यादा होगा और आपको भी ज़्यादा देंगे, पैसे देंगे, आपकी कदर भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये जो है ना वो आपकी अच्छे कदर की बातें दीगर इदारों में भी जाती हैं और दीगर इदारे भी आपको वो नौकरी के लिए ऑफ़र करते हैं। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जो है ना टेक्नीशियन आते मज़ीद सीखते चले जाएंगे, मज़ीद आते चले जाएंगे। तो ये है। तो बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर काम कम करते हैं। तो ये बातें करने के साथ काम ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि काम बोले, बातें ना बोले, हमारी ज़ुबान ना बोले, काम हमारा बोले। थैंक यू वेरी मच।